तो चलिए आज के विषय पर गहराई से बात करते हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो वित्तीय सफलता और पैसा बनाने के बारे में है। लेकिन ये कोई फिलोसॉफिकल या मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है। ये एक तरह की आप कह सकते हैं एक प्रैक्टिकल टू डू लिस्ट है। हाँ, बिल्कुल। उन लोगों के लिए जो सिर्फ सोचते नहीं बल्कि कुछ करना भी चाहते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सीधे उस खाई को पाटने की कोशिश करती है जो जानने और करने के बीच होती है। अच्छा। मतलब हम में से कई लोग जानते हैं कि क्या करना चाहिए, पर कर नहीं पाते। तो आज हमारा मिशन इन करने लायक कदमों को समझना है और उनके पीछे जो मानसिकता काम करती है उसे उजागर करना है। बिल्कुल। तो इस लिस्ट में सबसे पहली और शायद सबसे अजीब लगने वाली सलाह है, जो भी आप कर रहे हैं उसे करना बंद कर दें। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि सब कुछ रोक दो। बिल्कुल। एक पल के लिए रुककर ये देखना कि क्या सच में काम कर रहा है और क्या नहीं। किताब में एक बहुत मशहूर कहावत का भी जिक्र है। कौन सी? कि एक ही काम को बार बार करते रहना और फिर ये उम्मीद करना कि नतीजा कुछ अलग होगा, ये तो पागलपन है। सही बात है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें ना, तो ये खुद को परखने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। कोई भी नई रणनीति अपनाने से पहले ये मानना बहुत जरूरी है कि मौजूदा तरीका शायद काम नहीं कर रहा है। ये एक तरह का रीसेट बटन दबाने जैसा है। सही है। मतलब अपनी रोज की दौड़ भाग से बाहर निकलकर पूछना, क्या ये रास्ता मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगा? हाँ, और ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं होता है। और यह एहसास ही, यही तो बदलाव का पहला कदम है। और इसी से जुड़ा है अगला कदम, नए विचारों की तलाश करना। जैसे इस किताब के लेखक किताबों की दुकान में गए और उन्हें द 16% सॉल्यूशन नाम की एक किताब मिली। और यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है कि उन्होंने सिर्फ किताब पढ़ी नहीं। हाँ, उन्होंने अनएरी दिन उस पे काम करना शुरू कर दिया, जबकि उनके एक पड़ोसी ने कहा भी कि अरे ये सब काम नहीं करता। और ये एक बहुत अहम मुद्दा है। ज्यादातर लोग जानकारी तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन फिर किसी की राय सुनकर या खुद के मन में शक पैदा होने पर रुक जाते हैं। सही कहा। लेखक ने उस पड़ोसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, जिसने खुद कभी ऐसा कुछ करने की कोशिश भी नहीं की थी। ये एनालिसिस पैरालिसिस से बचने का एक जबरदस्त उदाहरण है। एक मिनट, ये एनालिसिस पैरालिसिस, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका मतलब क्या है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है सोचते ही रह जाना और कभी कुछ ना कर पाना। अच्छा। जैसे आप स्विमिंग सीखने के लिए 100 किताबें पढ़ लें, लेकिन जब तक पानी में उतरेंगे नहीं तब तक तैरना नहीं आएगा। वो डर, वो हिचकिचाहट, वही है एनालिसिस पैरालिसिस। तो लेखक ने पहली ही किताब पढ़कर सीधे पानी में छलांग लगा दी, ये सोचे बिना कि पानी ठंडा है या गहरा। बिल्कुल। तो अकेले किताब पढ़कर एक्शन लेना, ये तो बहुत हिम्मत का काम है। लेकिन स्रोत में एक और स्मार्ट तरीका बताया गया है, एक तरह का शॉर्टकट। किसी ऐसे को ढूंढो जो ये सब पहले ही कर चुका हो। हाँ बिल्कुल। और ये शायद समय बचाने का सबसे कारगर तरीका हो सकता है। इसका एक कमाल का उदाहरण है। लेखक ने टैक्स लियंस सर्टिफिकेट के बारे में जानने के लिए सीधे सरकारी टैक्स ऑफिस की एक कर्मचारी को लंच पर बुलाया। अच्छा। जो खुद भी इसमें निवेश करती थी। रुकिए, आपने ये टैक्स लियंस सर्टिफिकेट का जिक्र किया जी। और पहले द 16% सोल्यूशन का। हाँ। क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकते हैं कि ये असल में है क्या? हाँ, ये अच्छा सवाल है। असल में होता क्या है कि जब कोई अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं भरता, तो सरकार उस बकाया टैक्स के बदले में एक सर्टिफिकेट बेचती है। ओके। द 16% सॉल्यूशन किताब का आइडिया ये था कि इन सर्टिफिकेट्स पर कानूनन 16% तक का ब्याज मिलता है, जो एक तरह से गारंटीड रिटर्न है। अच्छा, तो ये बात थी। हाँ, लेखक ने इसी एक जानकारी पर तुरंत काम किया था। तो उस लंच वाली बात पर वापस आते हैं, तो उन्होंने उस कर्मचारी से मिलकर क्या सीखा? उस 1 घंटे के लंच में उस कर्मचारी ने उन्हें वो सब कुछ समझा दिया जो शायद उन्हें अकेले सीखने में महीनों लग जाते। और नतीजा क्या हुआ? 2 दिन के अंदर ही लेखक को शानदार सौदे मिल गए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या किसी सरकारी कर्मचारी को ऐसे लंच पर बुलाना ठीक है? मतलब क्या इसमें हितों के टकराव जैसा कुछ नहीं है? यह एक बहुत जरूरी सवाल है और लेखक ने इस पर भी बात की है। यहाँ बात किसी अंदरूनी जानकारी या गैर कानूनी फायदे की नहीं थी। अच्छा। वो कर्मचारी सिर्फ उस प्रक्रिया को समझा रही थी जो पहले से ही पब्लिक डोमेन में मौजूद है। ये किसी लाइब्रेरियन से यह पूछने जैसा है कि सही किताब किस शेल्फ में मिलेगी। समझ गई। उन्होंने बस सही व्यक्ति से सही सवाल पूछे। ये स्मार्टनेस है, बेईमानी नहीं। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा स्पष्टीकरण है। और यही बात क्लास और सेमिनार लेने पर भी लागू होती है ना? जानकारी हासिल करने के लिए थोड़ा पैसा खर्च करना।
हाँ, किताब में एक और जबरदस्त कहानी है। लेखक ने फोरक्लोजर नीलामी के बारे में जानने के लिए फोरक्लोजर नीलामी यानी बैंक द्वारा जब्त की गई प्रॉपर्टी की नीलामी। हाँ, तो उसके बारे में जानने के लिए $500 की एक क्लास ली। क्लास के बाद उन्होंने नीलामी में $50,000 में कॉन्डो खरीदा। वाह। कुछ समय बाद उनका वही पड़ोसी जिसने उन्हें पहले टोका था, हाँ, बगल वाला वैसा ही कॉन्डो $1 लाख में खरीदता है। क्या बात है। और उस पड़ोसी को लगता है कि $500 की क्लास बहुत महंगी थी। बिल्कुल, उसने $500 बचाने के चक्कर में $50,000 ज्यादा खर्च कर दिए। ये कहानी ज्ञान में निवेश की कीमत को बहुत साफ तरीके से दिखाती है। और इससे किताब का वो मुख्य सिद्धांत भी साबित होता है कि मुनाफा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय होता है। सही बात है। सही कीमत पर खरीदने के लिए आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए, और वो जानकारी कभी-कभी पैसे खर्च करके ही मिलती है। अज्ञानता अक्सर सबसे महंगी चीज होती है। तो ज्ञान में निवेश करना एक बात है, जैसे उस $500 की क्लास में हुआ, लेकिन उस ज्ञान को इस्तेमाल करने के लिए हिम्मत चाहिए। हाँ, खासकर जब आपको बाजार में उतरकर किसी से मोल भाव करना हो। और यहीं पर ऑफर देने वाला आइडिया आता है जो कई लोगों को डराता है। हाँ, क्योंकि हमें लगता है कि कम कीमत बताना असभ्यता है या इससे सामने वाला नाराज हो जाएगा। इस मटेरियल में एक दोस्त की कहानी है जो एक अपार्टमेंट खरीदना चाहती थी। उसे वो पसंद था, लेकिन मालिक बहुत ज्यादा कीमत मांग रहे थे। लेखक ने उसे मांगी गई कीमत से आधी कीमत का ऑफर देने को कहा, लेकिन वो झिझक गई। उसे लगा कि ये अपमानजनक होगा। और नतीजा? वो आज भी सही सौदे का इंतजार कर रही है। यहाँ आकर्षक बात यह है कि लेखक खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को एक खेल की तरह देखते हैं। हाँ, उनका कहना है कि ज्यादातर बेचने वाले उम्मीद से कहीं ज्यादा कीमत मांगते हैं। ये बाजार का एक सामान्य नियम है। जब तक आप ऑफर नहीं देंगे, आपको ये कभी पता ही नहीं चलेगा कि सौदा कहाँ तक जा सकता है। तो ऑफर देना बातचीत शुरू करने का एक तरीका है, किसी का अपमान करने का नहीं। बिल्कुल। और इसमें से बाहर निकलने वाली रास्ते वाली बात तो और भी मजेदार है। हाँ, वो लेखक बताते हैं कि वो हमेशा अपने ऑफर में एक शर्त रखते हैं, जैसे कि ये सौदा मेरे बिजनेस पार्टनर की मंजूरी के अधीन है। अच्छा। और फिर मजाक में बताते हैं कि उनका बिजनेस पार्टनर उनकी बिल्ली है। ये तो कमाल है। मतलब आप किसी भी सौदे से ये कहकर बाहर निकल सकते हैं कि माफ कीजिए, मेरी बिल्ली को ये सौदा पसंद नहीं आया। बिल्कुल, पर ये मजाकिया तो है, लेकिन क्या ये तरकीब वाकई काम करती है? क्या लोग इसे गंभीरता से लेते हैं? देखिए, मजाक अपनी जगह है, पर इसके पीछे का सिद्धांत बहुत गहरा है। ये आपको सिखाता है कि किसी भी निवेश से भावनात्मक रूप से न जुड़ें। सही। यह एक बहुत ही चतुर रणनीति है जो आपको बिना किसी दबाव के किसी भी सौदे से बाहर निकलने का विकल्प देती है। यह एक खेल है, और खेल में आपके पास हमेशा एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यानी बाहर निकलने की योजना। हाँ, यह गंभीरता को कम करता है और आपको रचनात्मक बनाता है। लेखक ने इसकी तुलना डेटिंग से भी की है। अच्छे सौदे ढूंढना, बाजार में जाना, बहुत से लोगों से बात करने, ऑफर देने, बातचीत करने और हाँ या ना सुनना जैसा है। बिल्कुल। अगर आप घर पे बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि कोई दरवाजा खटखटाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये एक बेहतरीन सादृश्य है। चाहे वो निवेश हो, करियर हो या निजी जीवन, अवसर अक्सर उन लोगों को मिलते हैं जो सक्रिय रूप से उनकी तलाश करते हैं, जो मैदान में उतरते हैं। सही बात है। निष्क्रियता शायद ही कभी पुरस्कृत होती है। अस्वीकृति या ना सुनना इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है, अंत नहीं। हर ना आपको हाँ के करीब ले जाती है। तो मैदान में उतरने की बात से एक और तरीका याद आता है जो बहुत ही अनोखा है। लेखक कहते हैं कि किसी ऐसे इलाके में जहां आप निवेश करना चाहते हैं, हर महीने बस 10 मिनट के लिए टहलें या गाड़ी चलाएं। सिर्फ 10 मिनट? इससे क्या होगा? उनका कहना है कि मुनाफा 2 चीजों से आता है, एक अच्छा सौदा और बदलाव। अच्छा। जब आप लगातार एक ही जगह को देखते हैं तो आपको वो छोटे छोटे बदलाव भी नजर आने लगते हैं जो दूसरों को नहीं दिखते। जैसे कि? जैसे कोई दुकान जो हमेशा भरी रहती थी अब खाली दिख रही है, या किसी पुरानी बिल्डिंग पर बिकाऊ है का बोर्ड लग गया है। ये छोटे संकेत ये बड़े अवसरों की तरफ इशारा करते हैं। ये तो निष्क्रिय निवेश के बजाय सक्रिय अवलोकन का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, यह जमीनी स्तर पर जानकारी इकट्ठा करने का तरीका है जो आपको किसी वित्तीय रिपोर्ट या वेबसाइट पर नहीं मिलेगी। सही कहा। इसी से जुड़ा एक और सुझाव है, उस इलाके के डाकिये या ट्रक ड्राइवरों से बात करना। हाँ, क्योंकि वे उस इलाके को रोज देखते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन घर छोड़ के जा रहा है या कौन सा बिजनेस मुश्किल में है। सही। ये सब दिखाता है कि अवसर हर जगह हैं, बस उन्हें देखने की नजर चाहिए। ये डेटा को जमीनी हकीकत से जोड़ने का एक तरीका है।
और अब हम आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली विचार पर आते हैं, बड़ा सोचना। हाँ, ये तो मानसिकता को पूरी तरह से बदल देने वाला विचार है। किताब में कहा गया कि ज्यादातर लोग उतना ही ढूंढते हैं जितना वे खरीद सकते हैं। इसलिए वो हमेशा छोटा सोचते हैं। मेरे पास 10 लाख हैं तो मैं 10 लाख की ही चीज देखूंगा। बिल्कुल। लेकिन लेखक इस सोच को पलट देते हैं। उनका उदाहरण है कि पहले खरीदार ढूंढो और फिर बेचने वाला। ये कहानी कमाल की है। हाँ, लेखक ने अपने एक दोस्त के लिए जमीन का एक बड़ा टुकड़ा ढूंढा जो उसे खरीदना चाहता था। उन्होंने उस जमीन के मालिक से सौदा किया। उसे कई छोटे टुकड़ों में बांटा, अपने दोस्त को उसका हिस्सा बेच दिया और बाकी जमीन मुफ्त में अपने पास रख ली। ये मानसिकता का एक जबरदस्त बदलाव है। मैं क्या खरीद सकता हूँ से मैं क्या बना सकता हूँ तक का सफर। वाह। उन्होंने किसी और की समस्या का समाधान किया, अपने दोस्त के लिए जमीन ढूंढी और इस प्रक्रिया में खुद के लिए एक संपत्ति बना ली, बिना अपनी जेब से एक पैसा लगाएं। बिल्कुल। और इसी से ये सिद्धांत भी जुड़ता है कि बड़े खरीदारों को हमेशा डिस्काउंट मिलता है। हाँ, जैसे अगर आप दोस्तों के साथ मिलकर 10 कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो आपकी मोलभाव करने की शक्ति एक कंप्यूटर खरीदने वाले से कहीं ज्यादा होती है। सही। भले ही आप छोटे हों, आप दूसरों के साथ मिलकर बड़ा बन सकते हैं। ये सहयोग की शक्ति को दर्शाता है। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि संसाधनों, ज्ञान और अवसरों को एक साथ लाने के बारे में है। छोटे लोग इसलिए छोटे रह जाते हैं क्योंकि वे छोटा सोचते हैं और अकेले काम करते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इन सभी बातों का सार निकालें, चाहे वो काम बंद करना हो, क्लास लेना हो, ऑफर देना हो या बड़ा सोचना हो, तो एक ही संदेश सबसे ऊपर आता है। वो क्या? वो ये कि एक्शन हमेशा इनएक्शन से बेहतर है। यानी कुछ करना कुछ न करने से हमेशा बेहतर होता है। दिलचस्प बात यह है कि सभी अलग अलग लगने वाली युक्तियां, ऑफर देना, क्लास लेना, लोगों से बात करना, बड़ा सोचना, हाँ, ये सभी एक्शन यानी काम करने के ही अलग अलग रूप हैं। हाँ, ये अवसरों के आने का इंतजार करने के बजाय सक्रिय रूप से दुनिया के साथ जुड़कर अवसर पैदा करने का दर्शन है। हर कदम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको उस निष्क्रियता की स्थिति से बाहर निकालता है जहां कुछ भी नहीं बदलता। ये सिर्फ बड़े साहसिक कदमों के बारे में नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये उस लंच पर किसी को बुलाने जितना छोटा हो सकता है। बिल्कुल। या एक किताब पढ़ के अगले दिन उस पर अमल करने जितना सीधा, या महीने में 10 मिनट के लिए किसी इलाके में घूमने जितना आसान। ये छोटे लगातार किए जाने वाले काम है। और ये सब मिलकर एक गति, एक मोमेंटम पैदा करता है। एक छोटा सा एक्शन दूसरे को जन्म देता है और धीरे धीरे आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आप अधिक आत्मविश्वास के साथ बड़े अवसर पहचान सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। ये सब पहले कदम से शुरू होता है। बिल्कुल। इस सामग्री में इतिहास से सीखने का भी जिक्र है कि कैसे सभी बड़ी कंपनियां छोटी शुरुआत करती हैं। कर्नल सैंडर्स को 60 साल की उम्र के बाद सफलता मिली और बिल गेट्स 30 से पहले ही दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। उम्र या हालात मायने नहीं रखते, एक्शन मायने रखता है। और ये हमें एक अंतिम विचार पर छोड़ जाता है। क्या? अगर इन सभी विचारों का मूल सिद्धांत एक्शन लेना है और ये कि हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है, तो सोचने वाली बात यह है, आज लिया जा सकने वाला वो सबसे छोटा, सबसे मामूली कदम क्या हो सकता है जो भविष्य में एक बिल्कुल नई दिशा की शुरुआत कर सके, चाहे वो आज कितना भी महत्वहीन क्यों ना लगे।